नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। आज की पहली बड़ी खबर भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर है, जहां बीजेपी कांग्रेस धुआंधार प्रचार प्रसार कर रही है। वहीं दूसरी बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि एनआईए का थाना खोला जाने वाला है। तीसरी बड़ी खबर यूपी के रामपुर से है, जहां आजम खान पर रिपोर्ट दर्ज की गई। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। चौथी और आखिरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित हो गया है, जिससे लोगों में खुशी की लहर है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीते 5 दिनों से बीजेपी, कांग्रेस और सभी निर्दलीय प्रत्याशी धुआंधार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही रोड शो कर भानु प्रतापपुर विधानसभा के हर ब्लॉक में पहुंच भी रहे हैं। वहीं शनिवार दोपहर 3 बजे के बाद माइक से चुनाव प्रचार प्रसार थम गया, जिसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर चुनाव प्रचार के अभियान में जुटे। इधर शनिवार को 3 बजे से पहले खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी भानु प्रतापपुर पहुंचे। बता दें कि इस विधानसभा क्षेत्र में 2 स्थानों पर आम सभा को संबोधित किया, जिसमें कोरल हाई स्कूल मैदान में पहली आम सभा हुई। इसके बाद लखनपुरी तहसील चारामा पहुंचे और यहां स्कूल मैदान कानापोड़ा में आम सभा को संबोधित किया। तो आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव जो है छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल की तरह इसको देखा जा रहा है, जिसमें सभी पार्टियां अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। चाहे हम बात कांग्रेस की करें, बीजेपी की करें, जो सभी पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। लेकिन आज ये चुनाव प्रचार जो है 3 बजे थम गया। इसके बाद में अब जितनी भी पार्टियां हैं, पार्टी के सभी कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर अब जनता से संबोधन कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। 3 बजे ये संबोधन, 3 बजे चुनाव प्रचार जो है पूरी तरह से थम चुका है। बता दें कि 3 बजे से पहले खुद सीएम भूपेश बघेल भानु प्रतापपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक बड़ी सभा को संबोधित किया था। 2 सभाएं उन्होंने यहां पर संबोधित की थी। तो छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की आज हम बात कर रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता मौसम साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौसम, जैसा कि आज जो है 3 बजे के बाद में भानु प्रतापपुर में जो प्रचार है वो थम गया है। 3 बजे के बाद में जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने अपने प्रचार को रोक दिया है। अब डोर टू डोर जाकर जो भी पार्टियां हैं वो अपना प्रचार कर रही हैं। कहीं ना कहीं जो भानु प्रतापपुर का उपचुनाव है ये सेमीफाइनल कहा जा रहा है। जी मौसम। सेमीफाइनल कहा जा रहा है, क्योंकि इसके 6 महीने बाद ही सरकार फिर से चुनाव लड़ने के लिए एक बार तैयार हो जाएगी। 1 साल के भीतर फिर से पार्टियां चुनाव लड़ेंगी और एक नया सरकार की ओर आगाज होगा। इसी को लेकर ये एक सेमीफाइनल चुनाव माना जाएगा या एक उपचुनाव है। इसको लेकर सभी पार्टियां रण में जुटी हुई है। सभी पार्टी के दिग्गज नेता विधानसभा भानु प्रतापपुर में पहुंचे हुए हैं और अपना चुनाव में जोर लगाते हुए नजर आए। लगातार चुनाव प्रचार के बाद दोपहर 3 बजे चुनाव प्रचार थम चुका है। इसके बाद सभी पार्टियां शांत हो गई है। फिलहाल देखने को मिलेगा कि 5 तारीख को चुनाव है, जिसमें सभी क्षेत्रवासी वोट डालने पहुंचेंगे और अपने प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि 5 तारीख को चुनाव है, उससे पहले ठीक 2 दिन पहले जो है एक विधेयक भी पास किया गया, जिससे कि जो आरक्षण का मुद्दा आदिवासियों में गरमाया हुआ था उसको शांत किया गया। एक आरक्षण का मुद्दा यहाँ पर काफी उठ रहा था। और अगर हम बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही पार्टी है और भानु प्रतापपुर उपचुनाव जो है कांग्रेस की तरफ से दिवंगत जो मनोज मंडावी थे उनकी पत्नी यहाँ पर अब चुनाव लड़ रही हैं। और अगर बात हम बीजेपी की करें तो बीजेपी के जो नेता हैं ब्रह्मानंद नेताम, उन पर भी रेप का केस है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस की विन विन सिचुएशन दिख रही है। जी निश्चित ही भानु प्रतापपुर क्षेत्र आदिवासियों के लिए एक विशेष है, क्योंकि यहाँ आदिवासी समाज से स्वयं प्रत्याशी उतरे हुए हैं। लेकिन आदिवासियों को मनाने के लिए यहाँ आरक्षण का विधेयक पास किया गया है। 32% आरक्षण देने की बात कही गई है। वहीं आज चुनावी सभा में जब मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे, उन्होंने आदिवासियों के साथ पिछड़ा वर्ग पर भी जोर देते हुए नजर आए हैं। उनका कहना था कि भाजपा सरकार लगातार पिछड़ा वर्ग को ठगने का प्रयास कर रही थी। उसको लेकर उन्होंने विधेयक पास कर 27% आरक्षण देने का प्रयास किया है और निश्चित ही पिछड़ा वर्ग पर वो ज्यादा जोर देते नजर आए हैं। वहीं आदिवासी
समाज से स्वयं प्रत्याशी उतरने पर बृजमोहन अग्रवाल के ऊपर आरोप लगाए हैं कि वो यहाँ थैली लेके पहुंचे हुए हैं और अपनी पार्टी से तो प्रत्याशी उतारे ही हैं, आदिवासियों को भी उकसाते नजर आ रहे हैं और लगातार मुद्दों देकर आदिवासियों को उकसा रहे हैं, आदिवासियों के नाम लेकर विभिन्न मुद्दा बता रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात यहाँ पर अगर जनता की करें, जिस तरह से यहाँ पर सभी पार्टियों ने अपनी चुनाव प्रचार किया, लगातार रैलियां भी की, जनसभाएं की, तो अगर जनता की बात करें तो कितना क्या पक्ष कहें या फिर कहें कि कितनी जनता कांग्रेस के प्रति कांग्रेस के लिए वफादार है या फिर कहें कि भाजपा के प्रति जागरूक हो रही है? जी, यहाँ जनता अभी किसी भी क्षेत्र में जाने को नहीं हो रही है। जनता क्योंकि आदिवासियों के पक्ष में यदि जा रही थी तो आदिवासी जो प्रत्याशी हैं वो जनता को शपथ दिलाते नजर आए। आदिवासी समाज की जो जनता है उन्हें शपथ दिलाकर वोट डालने के लिए बाध्य कर रहे थे। वहीं कांग्रेस की ओर अगर जनता जाती है तो यहाँ झारखंड से जो पुलिस पहुंची हुई थी उससे एक दुष्प्रभाव देखने को मिला है। जनता भाजपा की ओर जा रही थी पर भाजपा की ओर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और भाजपा स्वयं भागती फिर रही थी, सामने नहीं आई है। इसकी वजह से जनता अभी गुमराह में है और निश्चित ही देखा जा रहा है कि अभी जनता की ओर से कोई राय तय नजर नहीं आ रहा है। जी मौसम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहली बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर आज 3 बजे की से रैलियां थम गई। और अगली बड़ी खबर की बात करेंगे जो मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भोपाल में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि एनआईए का थाना खोला जाएगा। डॉक्टर मिश्रा ने यहां मीडिया से चर्चा के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भोपाल के जहांगीराबाद में एनआईए का थाना खोला जाएगा। इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश होगा। इस संबंध में जल्द अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, साथ ही राजपत्र में भी इसका प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भोपाल के जहांगीराबाद में स्थान चिन्हित हो चुका है। इसके अलावा नारकोटिक्स के मामलों में प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी में कलेक्टर के साथ ही एसपी, शिक्षा विभाग, वन विभाग, औषधि विभाग, आयुष विभाग, नारकोटिक्स विंग और अन्य विभाग एक साथ मिलकर नशे के खिलाफ काम करेंगे। एनआईए का पुलिस थाना भोपाल में प्रारंभ होने जा रहा है। जहांगीराबाद में यह थाना अब खोला जाएगा। इसका कार्यक्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश रहेगा। इस थाने का कार्यक्षेत्र, इस संबंध में अधिसूचना भी जल्दी जारी होगी और राजपत्र में प्रकाशित भी होगा। तो आपको बता दें कि एनआईए अब जल्द ही मध्य प्रदेश के भोपाल में भी इसकी एक ब्रांच खुलने वाली है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भोपाल के जहांगीराबाद में एनआईए का थाना खोला जाएगा। इसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश होगा। इस संबंध में जल्द अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। साथ ही राजपत्र में भी इसका प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भोपाल के जहांगीराबाद में स्थान चिन्हित हो चुका है। इसके अलावा नारकोटिक्स के मामलों में प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, यहाँ पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि एनआईए की ब्रांच अब मध्य प्रदेश के भोपाल में खुलने वाली है। तो क्या कहें कि जो अभी पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह से एनआईए ने तमाम जिलों में रेड की थी, छापेमारी की थी और कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया था, क्या उसके मद्देनजर ये एनआईए की ब्रांच अब मध्य प्रदेश के भोपाल में खुलने वाली है? बिल्कुल नैन्सी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में पीएफआई और जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकी संगठन मिले थे, उसको देखते हुए एनआईए ने एक बड़ा फैसला किया है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कार्यालय खोला जाएगा एनआईए का, जो पूरे मध्य प्रदेश की निगरानी करेगा। पूरे मध्य प्रदेश का कार्य क्षेत्र होगा। तो निश्चित तौर से जिस तरह की गतिविधियां देखी जा रही हैं मध्य प्रदेश और देश में आतंकी संगठनों को, उसको लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है।
और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद क्षेत्र में ये कार्यालय खोला जाएगा और जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। कुछ दिनों में राजपत्र में इसको प्रकाशित किया जाएगा और उसका काम शुरू होगा। तो निश्चित तौर से एक बड़ा कदम है सरकार का, जो आतंकी संगठन है उसकी कमर तोड़ने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी में यदि ऐसा कार्यालय खुलता है, ऐसा ऑफिस खुलता है और एनआईए एक्टिव होती है तो निश्चित तौर से आतंकी संगठनों की मुसीबत बढ़ेगी और उनकी कमर टूट सकती है। बिल्कुल जी कृष्णा, अगर यहाँ पर देखें कि जो पिछली जितने भी दिनों में जो पीएफआई ने कार्रवाई की थी, एनआईए ने कार्रवाई की थी, तो अब मध्य प्रदेश में जो है एनआईए का एक ब्रांच खुलने वाली है और जो कि पूरे मध्य प्रदेश में नजर रखेगी। सिर्फ भोपाल ही नहीं, ये एनआईए मध्य प्रदेश में जितने भी ऐसे संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं उन सब पर नजर रखेगी। तो पहले क्या होता था कि दिल्ली से एनआईए को आना पड़ता था, जब भी कभी कोई संदिग्ध गतिविधियां होती थी तो दिल्ली से एनआईए को आना पड़ता था, तो समय भी काफी लगता था। अब समय बचेगा, इसके साथ ही अब जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उन पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकती है। बिल्कुल नैन्सी, देखिए आपको पिछले दिनों का वाक्य आपको याद दिलाऊं कि मध्य प्रदेश में पीएफआई एक्टिव था और उसकी जानकारी काफी देर बाद लगी और एनआईए ने कार्रवाई की और मध्य प्रदेश से कुछ आतंकी संगठन के लोग पकड़े भी गए और उनसे पूछताछ की गई और कई उनसे तार मिले मध्य प्रदेश में। उसको देखते हुए कि मध्य प्रदेश में किस तरह से आतंकी संगठन एक्टिव हो, एनआईए का कार्यालय जब मध्य प्रदेश में खुलेगा तो निश्चित तौर से आतंकी संगठन जो होंगे उन पर कार्रवाई हो सकेगी और जल्दी जानकारी हासिल की जा सकेगी। उसी को देखते हुए मध्य प्रदेश में एनआईए का कार्यालय खोला जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला कहा जाएगा मध्य प्रदेश सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का, कि मध्य प्रदेश में एनआईए का कार्यालय खोला जाएगा। वहीं सरकार ने ये भी जानकारी दी कि जिस तरह से नशा के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है तो नारकोटिक्स विभाग एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी। उसमें कलेक्टर, एसपी, औषधि विभाग, नारकोटिक्स विभाग को शामिल किया जाएगा और लगातार नशा के खिलाफ ये अभियान चलता रहेगा। जी बिल्कुल, अगर सरकार की यहाँ पर हम बात करें तो एनआईए की ब्रांच खोलने से सरकार को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, फायदा ये है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है और यदि एनआईए का एक कार्यालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खुलता है तो ये जो आतंकी संगठन है और छुटपुट घटनाएं देखने को मिलती है उनमें लगाम कसी जा सकती है और किसी तरह की अहिंसा, किसी तरह की हिंसा और ये जो उपद्रव है और जो आतंकी संगठन इसे प्लान करते हैं उस पे लगाम कसी जा सकती है। जी कृष्णा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक दूसरी बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ऐलान किया था कि एनआईए की जो एक ब्रांच है वह मध्य प्रदेश के भोपाल में जल्द खोली जाएगी। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो यूपी के पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान हमेशा से अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी बयानबाजी अब उनके लिए हर बार नई मुसीबत खड़ी कर देती है। अपने बयानों के चलते 2 दिन में उनके और लगातार 2 मुकदमे उन पर दर्ज किए जा चुके हैं। चुनाव आयोग पर टिप्पणी करने के आरोप में सपा नेता आजम खान के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। शिकायत के बाद कोतवाली थाना की पुलिस ने सपा नेता आजम खान के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है। एसपी अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। बता दें कि आजम खान के खिलाफ ये 2 दिन में बता दें कि दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले गंज कोतवाली में आजम खान के खिलाफ महिलाओं पर टिप्पणी करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आजम खान ने 1 दिसंबर को किला के मैदान में सपा प्रत्याशी आसिम राजा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया था। इस जनसभा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे। आरोप है कि आजम खान ने भड़काऊ भाषण दिया। पुलिस, चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर टिप्पणी करके लोगों को भड़काने का काम किया। ऐसा करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी है। तो आपको बता दें कि लगातार आजम खान पर 2 दिन में ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है, जहां दूसरी बार उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि भड़काऊ उन्होंने बयान दिए हैं, जिसके चलते 2 दिन में आजम खान के ऊपर ये दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है। तो तीसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी से, जहां यूपी के पूर्व मंत्री
और सपा नेता आजम खान हमेशा से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसा ही कुछ अभी देखने को मिला कि लगातार 2 दिन में आजम खान पर ये दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने एक सभा में भड़काऊ भाषण दिया था। चुनाव आयोग पुलिस के खिलाफ उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके चलते उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई। इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आलोक जी न्यूज आवर में। यूपी के पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान के ऊपर एक दूसरे दिन में ये दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने एक सभा में भड़काऊ भाषण दिया था। तो कहीं ना कहीं देखिए, उनके इस तरह के बयानबाजी कहीं ना कहीं उनकी छवि को धूमिल करती ही है। साथ में जो सपा पार्टी है उसको भी कहीं ना कहीं धूमिल करती है, चूंकि जो आजम खान है वो यूपी के पूर्व मंत्री रह चुके हैं और सपा के नेता भी हैं। अब ऐसे में भरी सभा के बीच ऐसे भड़काऊ भाषण देना उन्हें ये शोभनीय नहीं देता। देखिए नैन्सी जी, ये कोई पहली घटना नहीं थी। अगर आप जनाब आजम खान साहब का इतिहास देखें तो उनका बहुत पुराना इतिहास है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो सांसद हो, वही है और इस तरीके के विवादित बयान करते देते हैं और हमेशा चर्चा बने रहते हैं। आपको ध्यान होगा सबसे पहले एक विवादित बयान दिया था, भारत माता को डायन कहा था, यही आजम खान साहब थे। उसके बाद आपने देखा था संसद में जो रामा देवी चेयरपर्सन थी, उनके साथ भी कुछ इस तरीके की घटना सामने आई थी। और अभी आपने देखा था कि चुनाव के दौरान जैसा 2 दिन में तो उनके बयान थे जो कि प्रतिनिधि 125 धारा के विरोध के थे और उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। इससे पहले अगर आपको ध्यान हो, जयाप्रदा जी के भी उन्होंने जब इलेक्शन हो रहा था तब उन्होंने भी एक महिलाओं के टिप्पणी की थी जिसमें उनके अंदर गारमेंट के कलर बताने की कोशिश की थी। तो इस तरीके की जो उनकी एक शैली है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही प्यार से अपनी बातें कह जाते हैं, लेकिन जब उसको देखा और समझा जाता है तो वो अश्लील और अपराधी है। इसी तरह आपने देखा था कि इलेक्शन के दौरान से दूसरे साफ करने का भी एक बयान उनका सामने आया था। तो कुल मिला के उनकी एक चर्चित शैली है और हमें लगता है कि वो इस बात के बयान देने के लिए बयानगीर है और शायद इसीलिए देखते हैं कि हमेशा चर्चा में बने रहे। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि अब ऐसे में चुनाव नजदीक है, सभी जानते हैं कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और जो भी विपक्षी पार्टियां रहती हैं वो नजर बनाए रहती हैं कि कहीं से कोई मुद्दा मिल जाए। अब ऐसे में आजम खान जो है लगातार विपक्षी पार्टी को मुद्दा दे रहे हैं, तो क्या इसका असर आने वाले चुनाव पर देखने को मिलेगा? देखिए, आज रामपुर शहर से आते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा दबदबा है और आपने देखा है कि ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनके फेवर की पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो इस तरीके की स्थिति में वो जो वहाँ की जो जनता है उसमें वो बहुत ही लोकप्रिय नेता है। तो उनको बनाए रखने के लिए, अपना कनेक्ट बनाए रखने के लिए, टच बनाए रखने के लिए इस तरीके के वो बयान देते रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जनता जो है वो हमेशा जो है किस तरीके के बयान सुनना चाहती, समझना चाहती है। ये नस्ल जो है आजम खान साहब जनाब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और लोगों के लोकप्रिय नेता रहे हैं। तो इस तरीके का बयान देके वो जनता में अपनी छवि को से आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि रूप से इसमें काफी गलतियां होती हैं और जिसके कारण जो केस भी दर्ज, 2 केस भी दर्ज हुए हैं। समय आएगा, पता चलेगा कि ये केस में आगे क्या होता है। जी बिल्कुल, देखिए अब क्योंकि जो आजम खान ने बयान दिया है, जो महिलाओं के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की थी और आज जो उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ जो बयान दिया है वो वाकई में शोभनीय नहीं है। तो अब ऐसे में क्या लगता है कि क्या सपा आजम खान पर कोई कार्रवाई करेगी, कोई एक्शन लेगी? नहीं, सपा के बहुत बड़े गद्दावर नेता हैं और आपने हमेशा देखा था कि आजम खान साहब का एक बहुत बड़ा रुतबा है सपा पार्टी में और माननीय मुलायम सिंह जी के बाद जो किसी की स्थिति आती है वो सम्मान जो है आजम खान साहब को मिलता आया है। और आजम साहब अपने अपने शैली पे है, उनका एक अपना एक रुतबा है, वो अपने हिसाब से वो काम करते हैं। वो कभी कभी लगता है कि उनका कद पार्टी में कद से ऊपर है। जी बिल्कुल, देखिए अगर सपा कोई एक्शन नहीं लेती है, आजम खान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो विपक्ष पार्टियों को एक और मुद्दा मिल जाएगा। विपक्ष इसके ऊपर हमलावर होगी कि कार्रवाई की जाए। देखिए, विपक्ष इन बातों को समझता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित नेता हैं और ये कोई आज से नहीं है।
हमेशा से इस तरीके की राजनीति करते रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाएगा। हमको लगता है कि इसकी तीसरी जो है एक FIR दर्ज करके खत्म हो जाएगी और चुनाव जैसे खत्म होगा लोग उसको धीरे धीरे इन मुद्दों को भूल जाते हैं और ये केवल इतिहास में रह जाते हैं। जब कभी दोबारा ऐसी बात आएगी तो हम पिछले से जो रिकॉर्ड है कि भारत माता को डाल या रमा देवी के ऊपर जो टिप्पणी की थी या जयप्रदा जी के ऊपर हुई थी या DM साहब के ऊपर हुई थी, इस तरीके की दो जो ये बातें हैं बयान है वो भी जुड़ जाएंगे। इनकी शैली इस तरह चलती रहेगी और इस तरीके से जो है यहाँ पे इनका चुनाव का प्रचार प्रसार होता रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि अगर हम बात करें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की, तो वो एक तरफ अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं चुनाव प्रचार में अपनी पार्टी को जिताने के लिए, और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के ये नेता, कद्दावर नेता इस तरीके से बयान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता पर इसका दुष्प्रभाव तो पड़ेगा, और जनता पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा तो आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उस पर इसका असर पड़ सकता है। नहीं, देखिए वहाँ की जो जनता है, रामपुर की जनता है, वो इसी प्रकार के बयान भी सुनने को काफी आतुर रहती है, तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा उन पर फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, बहुत ज्यादा रामपुर डेवलप एरिया नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की बयानबाजी जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में विशेषकर जो कद्दावर नेता होते हैं वो अपनी पब्लिक के बीच में, अपने समर्थकों के बीच में, अपने सहयोगी के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में इस तरीके की बातें करते रहते हैं और इसका बहुत ज्यादा असर जो है राजनीति में नहीं पड़ता है। जी आलोक जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीसरी बड़ी खबर आपको यूपी से बता रहे हैं, जहां पर यूपी के पूर्व मंत्री और सपा के कद्दावर नेता आजम खान का एक विवादित बयान जो है वो वायरल हो रहा है। आते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर, जो छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित हो गया है। दिन भर की गहमागहमी के बाद विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण बढ़ाने का बिल पारित हो गया। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ में आरक्षण बढ़कर 76% हो जाएगा। वर्गवार की बात करें तो SC 13%, ST 32%, OBC 27% और EWS आरक्षण को 4% करने का बिल सदन में पारित हुआ है। इसको लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अवधेश सिंह गौतम के मार्गदर्शन पर जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा में पटाखे फोड़े गए और लोगों को मिठाई बांटकर खुशियां भी जाहिर की गईं। साथ ही मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। आज बहुत ही छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। जिस ढंग से 2011 में भाजपा सरकार के समय में जिस ढंग से आरक्षण को लेके की समिति ननकीराम कंवर की उसमें बनाई गई थी, लेकिन उस समिति की रिपोर्ट जो दी गई उसके बाद सरकार को, अच्छे वकीलों को जिस ढंग से पैरवी करने के लिए कोर्ट में लगाना था, हाई कोर्ट में, सरकार ने वैसा नहीं किया। करीब 7-8 साल उस सरकार में रहे, उसके बाद भी मतलब मजबूती से न करने के कारण अभी हमारी सरकार के समय वह रिजल्ट आया, जो आदिवासियों का जो 32% का आरक्षण था वह 20% हो गया, जिसको लेकर के हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार, प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए लोगों के माने वंचित वर्ग के पक्ष में विशेष विधानसभा का सत्र बुलाया। आज विधानसभा के सत्र में उसे पारित कराया। आज ही राज्यपाल महोदया के हस्ताक्षर करा के उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जिसको आज ही कानूनी रूप दिया गया उसको छत्तीसगढ़ में। इसके लिए हम भूपेश बघेल जी का विशेष रूप से तहे दिल से दंतेवाड़ा जिला वासियों की तरफ से उन्हें बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं भूपेश बघेल जी का। तो आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित हो गया है। बता दें कि दिन भर की गहमागहमी के बाद विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण बढ़ाने का बिल पारित हो गया है। 2 दिन छत्तीसगढ़ में विधानसभा का विशेष सत्र चला था, जिसके सत्र के पहले दिन काफी सत्र हंगामेदार रहा, जिसके चलते सत्र को स्थगित कर दिया था दूसरे दिन, और उसके बाद में जो है आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 सर्वसम्मति से पारित किया गया है। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ में आरक्षण बढ़कर 76% हो जाएगा। अगर वर्गवाद की हम बात करें यहाँ, तो SC को 13% मिला है, ST को 32%, OBC को 27% और EWS को 4% आरक्षण दिया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ में आरक्षण बढ़कर 76% हो गया है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन के लिए विशेष विधानसभा का सत्र आयोजित किया गया था, जिसमें ये विधेयक जो है पारित किया गया है।
2 दिन ये सत्र चला था। पहले दिन काफी सत्र में हंगामे हुए थे, विपक्ष ने काफी हंगामा किया था, जिसके बाद इस सत्र को स्थगित कर दिया गया था और दूसरे दिन ये सत्र जो है वो सर्वसम्मति से पारित किया गया है। बता दें कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष अवधेश सिंह गौतम के मार्गदर्शन पर जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा में इसकी खुशी में पटाखे फोड़े गए, खुशियां मनाई गईं और लोगों को मिठाइयां खिलाई गईं। आरक्षण संशोधन विधेयक पास होने की खुशी में दंतेवाड़ा में जश्न किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पटाखे फोड़े गए, एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई और दिवाली जैसा यहाँ पर माहौल प्रतीत हो रहा था। जो विधेयक है, आरक्षण संशोधन विधेयक, वो पास हो चुका है। सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ी सौगात दी है यहाँ पर आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को पारित करके। आपको बता दें कि 2 दिन विशेष सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें पहले दिन सत्र काफी हंगामेदार रहा था, उससे फिर स्थगित किया गया था दूसरे दिन, और दूसरे दिन फिर ये विधेयक जो है सर्वसहमति से पास किया गया है। दंतेवाड़ा में विधेयक के पास होने की खुशी मनाई गई, पटाखे फोड़े गए, लोगों को मिठाइयां बांटी गईं, बधाई दी गई और लोगों ने मुख्यमंत्री का भी आभार जताया। इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता कमलेश सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने जनता को एक काफी बड़ी सौगात दी है। आरक्षण विधेयक जो है वो पास किया गया है, तो कितने फीसदी आरक्षण किस वर्ग को मिला है? जी देखिए, कल छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस कमेटी के द्वारा विधानसभा के आरक्षण को लेकर विधेयक पारित किए जाने पर दंतेवाड़ा जिला कमेटी ने खुशी जाहिर करते हुए पटाखे फोड़े। जी। आरक्षण को लेकर एसटी वर्ग का 32% और ओबीसी वर्ग का 27 आरक्षण विधानसभा में पारित किए जाने पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अवधेश सिंह गौतम के मार्गदर्शन पर जिला दंतेवाड़ा के पटाखे फोड़कर और लोगों को मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की और भूपेश मुख्यमंत्री और आभार व्यक्त किया। जी, तो क्या लगता है आपको, चूंकि आने वाले समय में अब विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जो कांग्रेस सरकार ने एक विधेयक पास किया है, ये मुद्दा काफी समय से चल रहा था, आदिवासी जो समुदाय है वो इस मुद्दे पर काफी समय से अड़े हुए थे आरक्षण को लेकर। अब आरक्षण जो है वो जो विधेयक जो है आरक्षण का वो पास कर दिया गया। अब क्या लगता है ऐसे में कि कांग्रेस के पक्ष में जो है पल्ला कांग्रेस का कितना भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है? हमारा संपर्क जो है कमलेश से किसी कारणवश टूट चुका है, तो चौथी बड़ी खबर आपको जो है छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को पारित किया गया है। काफी समय से ये आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ था छत्तीसगढ़ में, जिसे आज सर्वसहमति से पारित कर लिया गया है। तो फिलहाल 4 बजे की इस 4 बड़ी खबरों में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई खबर के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही।